ये क्यों कहा जाता है कि बीजेपी जो है वो वोट बैंक की राजनीति कर रही है और मुसलमान उन्हें पसंद नहीं करते, ऐसा है क्या? देखिए ऐसा है, हर एक आदमी सत्ता का भूखा है। हर एक आदमी जब दूसरों को बदनाम करेगा जब भी तो उस पर काबिज होगा। तो हर एक आदमी चाहता है कि मैं दूसरों को अच्छा काम भी करेगा तो उसे बदनाम करना है। अगर अच्छे काम की तारीफ कर देगा तो फिर वो किस तरीके से पहुंचेगा। आप क्या करते हैं, क्या नाम है आपका? मैं एडवोकेट राशिद अली। राशिद जी, तो क्या कुछ बदलते आपने देखा? किस योजना का लाभ आपके घर तक पहुंचा, क्या कुछ? जो मुसलमानों ने नाम जहाँ भी रखे थे उनका इलाहाबाद प्रयागराज कर दिया। कितना खर्चा आया? 300 करोड़ का। आबादी कितनी है? 140 करोड़। अगर 2-2 करोड़ भी पब्लिक को देते तो कोई भी गरीब ना रहता। सभी गरीब हैं। बताओ कौन सा कह दिया? मैंने ये देखा, हमारे एडवोकेट साहब कह रहे थे हल्द्वानी मोड़ इतनी नीची थी, ये हमारे बीजेपी राज में बनी है। हाँ, इतने बड़े बड़े गड्ढे हुआ करते थे, ये मोदी राज में बनी है। आप हल्द्वानी के हैं? हाँ जी, वो मोदी राज। नहीं तो राशिद भाई जो है वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो भी लोग हैं वो नहीं है। आप कह रहे हैं आप यहाँ मैं हल्द्वानी का रहने वाला हूँ और ईदगाह वाली हाजी मुकर्रम के सामने, कईयों के सामने घर है मेरा। और मैंने देखा हल्द्वानी मोड़ के अंदर आदमी कमर कमर तक पानी रहा करता था, हमारी गाड़ी पलट दिया करती थी। आज रोड देखो, आगे बंद करके चले जाओ। सर, आप अब कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब से मोदी सरकार आए हैं, ये सरकार बनी है, हमारे मुसलमानों को दिल से डर निकली जा रही है। क्योंकि पहले लोग जो है से गुमराह करते थे, कांग्रेस की राज रही, सपा की राज रही, उन लोगों ने यही कहते थे कि बीजेपी आएगी तो सबको भगा देंगे, आपको हिंदू बना देंगे, आपको ये कर देंगे, बहुत तरह की बातें करते थे। लेकिन आज हमारे मुसलमान इससे जुड़ रहे हैं और डर निकल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो तमाम योजनाएं हैं उसका मतलब ये भी है कि जिन लोगों तक लाभ नहीं पहुंचाया जा रहा है, शुक्रिया मोदी भाईजान करके जो है कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है और उसमें जो है 5 महिलाएं गांव-गांव में घूमेंगी और वहां पर जाकर के योजनाओं के बारे में जानकारी देगी। क्या आपको लगता है कि जानकारी जिस तरीके से पहुंचनी चाहिए नहीं पहुंची या फिर पहुंची है? नहीं पहुंच पा रही है। दूसरी चीज़ है कि हमारे मुस्लिम भाई, औरतों, बच्चों जो है अभी तक जो है से शिक्षित नहीं थे, क्योंकि जो सरकार थी हम लोगों को दबा के रखा था, बंधुआ मजदूर बनाया था, हम लोगों को खुला छूट नहीं मिला था, न पढ़ पा रहे थे। आज जो है इस सरकार में जितनी डर थी उतनी ही डर खत्म हो गई। लोग मुसलमान खुल करके पढ़ने भी जा रहे हैं, बच्चियां भी पढ़ने जा रहे हैं, लड़कियां भी पढ़ने जा रहे हैं और काम के लिए भी लोग जा रहे हैं। तो आज जो है सो मुसलमान खुल के जी रहे हैं। कहते हैं कि तरबियत अगर अच्छी हो तो जो युवा बच्चे होते हैं वो आगे की ओर बढ़ते हैं, वो प्रेरणा उन्हें मिलती है। अब चूंकि मैं यहाँ पर आपके हल्द्वानी गांव में मौजूद हूँ और मैं सबको सुन रही हूँ, जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी, जो बुरी चीज़ें हैं वो भी। यंगस्टर्स को, जो युवा पीढ़ी है, उनको प्रेरणा कैसे दी जाए? क्योंकि ये तो एक माइंडसेट है, माइंडसेट का गेम होता है कि ऐसा है, उस बात को जहन से निकाला कैसे जाए? इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम के हिसाब से सबका डर निकल जाएगा और सब इसका लाभ उठाएंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री ने एक बार कहा था कि हम जब सर्वधर्म को साथ लेकर के चलते हैं, और ये प्रधानमंत्री मोदी ही नहीं, ये तो हिंदुस्तान की पहचान है कि सर्वधर्म जब साथ चलेगा तो उन्नति सबकी होगी। जब हम आगे बढ़ रहे हैं और चुनाव चूंकि सर पर हैं तो तमाम पार्टियां जो हैं वो अपनी कोशिशें कर रही है, लेकिन एक जो ये फैक्टर था जो प्रधानमंत्री मोदी या फिर यूं कहें कि बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ था कि वो सेक्युलर पार्टी नहीं है, क्या आप इसको मानते हैं? क्योंकि चौतरफा विकास हो रहा है और लोग देख रहे हैं। अब हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के दौर में हम जाने वाले हैं, ऐसे में क्या विकास होते हुए आप अपने गांव में? नहीं, सेकुलर पार्टियां तो है। अब जैसे कि अभी हमारे राशिद भाई ने कहा कितने कर्जे हो गए, जब कहीं विकास होती तो कर्जे होते हैं, नाम से फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है हमें विकास चाहिए, शिक्षा चाहिए, इस पे हमें ध्यान देना। घर में रोजी रोटी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। क्या बदल रहा है, क्या बदला जाए, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी है, वो पढ़े लिखे और इसी को लेकर के जो योजनाएं हैं वो चलाई जा रही है। अच्छा, मैं सवाल आपसे अब ये करना चाहूँगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के ये जो मुद्दा है बहुत ज़्यादा गर्मा रहा है। जाहिर है 2024 में लोकसभा चुनाव इस साल है और बिल्कुल सर पर ये चुनाव है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या समझ आता है, क्यों इसका विरोध हो रहा है? एक्चुअली क्या है कि जो हमारे बीच में हमारे ही अपने लोग हैं जो गुमराह करते हैं। हदीसों में सब बैठे हैं, इमाम साहब बैठे हैं, मुफ्ती बैठे हैं, हदीसों में जिक्र है कि मुसलमानों, जिस मुल्क में रहो उस मुल्क का कानून मानो, जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से मोहब्बत करो, जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के
कानून को मानते हुए जिस पड़ोस में रहते हो उस पड़ोसी का सम्मान करो, उसका मान करो। परंतु कुछ गुमराह करने वाले लोग, जो कहते हैं राजनीति करने वाले लोग हैं, हमें बगल आते हैं। तो एक सिस्टम बन जाए, हमारी बहन बेटियां परेशान जो तबाह ना हो, उसके लिए एक रोक बंद की गई है। इसीलिए देश का कानून और यूसीसी जो कानून है वो सबके लिए है, वो मेरे मुसलमान के लिए है, वो सब पर लागू होगा, सबके लिए बेहतर है। कत्ल का कानून सबके लिए बराबर है, थप्पड़ मारने का कानून सबके लिए बराबर है, गाली का कानून सबके लिए बराबर है। तो फिर हम अपना अधिकार बराबर क्यों ना मांगे, और होना चाहिए। और जो मोदी जी और जो भी सरकारें कर रही हैं, हम उनको सम्मान करते हैं। ये देश हम सबका है। तो फिर वो खौफ, वो लोग कौन है जो खौफ बना रहे हैं? दिक्कत क्या है? क्योंकि महिलाओं को अगर सुरक्षा मिल रही है तो इसमें आपत्ति किसको हो रही है? जो खौफ की राजनीति करते हैं, जो इस बात का फ़ायदा उठाते हैं कि भाई ये लोग अनपढ़ हैं, शिक्षा इनमें नहीं है, उसका खौफ दिखा करके जो राजनीति करते हैं, उसका फ़ायदा वो उठाना चाहते हैं। कोई भी मुसलमान जो पढ़ा लिखा मुसलमान है वो इसको जानता है, इसके फ़ायदे भी जानता है, लेकिन केवल डर दिखाने का काम उनका है जो केवल पॉलिटिकल और राजनीतिकल फ़ायदा उठाना चाहते हैं। आप डॉक्टर हैं पेशे से जी, तो पहला सवाल मेरा बहुत संक्षिप्त में उत्तर चाहूंगी आपसे, क्या बदला? और यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसका जिक्र मैं अभी कर रही थी, क्योंकि ये सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा अब रहने वाला है। जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इसको भुनाने की कोशिश करेगी। मोदी गवर्नमेंट जो है वो चाहती है यूनिफॉर्म सिविल कोड आए, यानी कि सबको समान हक हो हिंदुस्तान के अंदर। मेरा कहना यह है जी कि मानो एक हिंदू लड़की हो या मुस्लिम लड़की, अगर पुलिस में उसकी भर्ती हो जाती है तो क्या वो वर्दी नहीं पहनेगी? तो अगर उसमें तो एक सिविल कोड ही है। तो इस प्रकार से जो ये नियम लगाया गया है, ये देश के विकास के लिए लगाया और अच्छे सोसाइटी में बैठने के लिए लगाया गया कि सभी लोग उसी हिसाब से कार्य करें, यानी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप पेशे से चूंकि डॉक्टर हैं, इसलिए मुझे लगता है आपसे ये सवाल पूछना वाजिब भी होगा। आपके घर में बच्चियां होंगी? जी हैं। और उन्होंने पढ़ाई की है? क्या कर रहे हैं वो? जी पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, हमारी लड़की खुद डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है। आप पढ़े लिखे थे, आपने अपने बच्चे को पढ़ाया, क्या सरकार ने या किसी ने रोका आपको? क्या कहा कि आप नहीं पढ़ा सकते? सरकार ने तो किसी को पढ़ने के लिए नहीं रोका है। पिछले जो सरकारें रही है उन्होंने इसको रोकने का प्रयास किया, क्योंकि लोगों को गुंडे और बदमाश बनाया, विकास के लिए गति उन्होंने दी नहीं। लेकिन मोदी जी और योगी जी जब से आए हैं, गुंडाराज को खत्म किया है और सबको समान अधिकार देकर के जीने का पूर्ण अधिकार दिया है। हम भी जब छोटे हुआ करते थे, हमें लगता था अगर डर है तो हम कोचिंग्स नहीं जाते थे, लेकिन ये डर का माहौल जो है वो बदल गया है, अब लोग सुरक्षित हैं। आप क्या मानते हैं? तो बहुत अच्छी बात है। आपको नमस्कार। पहले जब मुलायम सरकार जब था और अखिलेश मायावती, इतना प्रशासन नहीं था टाइट। हाँ, जब मोदी जी जब से आए हैं और योगी जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन, यानी वेरी गुड। लेकिन कमी यह है कि कुछ कहीं काम हो रहा है विकास, कहीं नहीं हो रहा है। आज हमारे कॉलोनी में आज 15 साल हो गया कि आज गली नहीं बनी है। मैं बहुत बार मैंने बोल चुका, लिखित में भी मैं दिया कॉलोनी के बारे में, लेकिन अभी तक विकास नहीं हुआ। तो मेरा कहना यह है कि विकास जहाँ जहाँ नहीं हो रहा है वहाँ मोदी सरकार एक आदमी को खड़ा कर दे, पूछे कि हाँ यहाँ विकास हुआ है।